आज हम चालू करेंगे आईडी का चैप्टर नंबर 2, दैट इज इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990। हमने फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ा था दैट वाज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी इंडियन इकोनॉमी ऑन 1947। तो पहला सवाल जो हर बच्चे के दिमाग में आता है कि ये चैप्टर 1950 से हम क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई नॉट 1947? तो इसका आंसर मैं आपको बाद में दूंगा। दूसरा क्वेश्चन आता है 1990 तक ही क्यों, इसका भी आंसर मैं आपको बाद में दूंगा। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिया के वो 4 डेकेड्स, दैट इज फ्रॉम 1950 टू 1990। चैप्टर चालू करते हैं और ये चैप्टर शुरू होता है विद द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। देखो सेंट्रल प्रॉब्लम्स, ये वर्ड अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इमेजिन करो कोई भी शेप, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, एनी शेप, सबका एक ही सेंटर होता है। इसका क्या मतलब है? सेंट्रल प्रॉब्लम्स का मतलब है कि कोई कंट्री कितनी भी बड़ी हो या कितनी भी छोटी क्यों ना हो, ये वो प्रॉब्लम्स है जो सारी कंट्रीज में एग्जिस्ट करेगी। हर इकोनॉमी को ये प्रॉब्लम्स का आंसर ढूंढना पड़ेगा। तो ये 3 प्रॉब्लम्स होती है, जिसमें से पहला प्रॉब्लम होता है व्हाट टू प्रोड्यूस। देखो इकोनॉमिक्स में आपने क्लास 11 में भी पढ़ा है कि हमारे पास में जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, स्केर्स होते हैं। तो अब ये लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके हम कौन से गुड्स बना सकते हैं, ये पहला क्वेश्चन होता है हर इकोनॉमी के सामने। द प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस मींस कि एक इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि हम कंज्यूमर गुड्स बनाएं, कैपिटल गुड्स बनाएं या फिर डिफेंस गुड यानी कि वॉर गुड्स बनाएं। देखो इसका एक्चुअल आंसर होता है कि बनाने तो तीनों पड़ेंगे। आपको कंज्यूमर गुड्स भी चाहिए, आपको कैपिटल गुड्स भी चाहिए और आपको वॉर गुड्स भी चाहिए। सो एक्चुअल प्रॉब्लम इज तीनों गुड्स बनाने हैं, लेकिन कितने क्वांटिटी में बनाएं, किसकी प्रेफरेंस ज्यादा है। देखो क्या लिखा हुआ है, दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू डिसाइडिंग विच गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटीज। Since resources are limited, an economy has to choose between producing consumer goods, capital goods and defense goods यानी कि war goods। दूसरा प्रॉब्लम होता है हाउ टू प्रोड्यूस। देखो हर किसी के पास में प्रोडक्शन के डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं। आज आपको पढ़ना है तो आप हमारे पास में आके फिजिकली पढ़ सकते हो, आप चाहो तो यूट्यूब से अभी आप पढ़ रहे हो। तो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। सिमिलरली जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, कभी अपनी मम्मी के साथ में अगर आप साड़ी खरीदने गए हो तो आपने सुना होगा इसमें मशीन वर्क है और इसमें तो बहन जी हैंड वर्क है। तो हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब होता है कि हमें गुड्स कैसे बनाने हैं। क्या हम मशीन को यूज करके गुड्स बनाएं या फिर हम लेबर्स को यूज करके गुड बनाएं। देखो देयर आर 2 टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, वन इज यूजिंग लेबर, दैट इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स, और दूसरा होता है यूजिंग मशीन्स, दैट इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। देखो this problem refers to deciding the techniques of production. There are 2 techniques. The first one is labor intensive technique and the second one is capital intensive technique. Labor intensive technique का मतलब होता है more labor and less capital is used, जबकि capital intensive technique का मतलब होता है more capital and less labor is used. The choice depends on the availability and the cost of the labor and capital. ठीक है, क्लियर है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, 2 प्रॉब्लम हो गए। अब थर्ड प्रॉब्लम पे चलते हैं, दैट इज फॉर हुम टू प्रोड्यूस। देखो इकोनॉमी में अलग अलग सेक्शंस होते हैं, कुछ लोग रिच हैं, कुछ मिडिल क्लास हैं, कुछ पुअर है, जिसको हम वीकर सेक्शन बोलते हैं। तो इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है किसके लिए गुड्स बनाए। देखो it involves deciding the distribution of output among people, that is it involves the selection of category of people who will ultimately consume the goods। अब आप बोलोगे सर इसका ये कैसा आंसर हुआ, ये कैसा क्वेश्चन हुआ, किसके लिए बना है? आप खुद सोचो, अगर आप गुड्स बेचना चाहते हो तो आप किसके लिए बनाओगे? द आंसर इज नॉट दैट सिंपल। हर इंसान अलग अलग तरीके से सोचता है, वैसे ही हर इकोनॉमी भी अलग अलग तरीके से सोचती है। तो इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स। 3 इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं, नेमली कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। तो अब हम ये 3 इकोनॉमीज के बारे में पढ़ेंगे, फटाफट खत्म करते हैं। सबसे पहला होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है जहां पे मेजॉरिटी रोल होता है प्राइवेट सेक्टर के पास में, और हम सबको पता है कि प्राइवेट सेक्टर काम करती है फॉर प्रॉफिट। क्लियर? पढ़ते हैं। A capitalist economy is one in which factors of production are privately owned and production is carried out mainly for profits. Prices are determined by demand and supply, so it is called as a market economy। देखो जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी मैं उस चीज की प्राइस ज्यादा रखूंगा। क्लियर है?
क्योंकि मैं प्राइवेट सेक्टर हूं, मेरा काम है प्रॉफिट कमाना, मैंने ये इन्वेस्टमेंट किया ताकि मैं प्रॉफिट कमा सकूं। क्लियर? सॉल्यूशंस ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम। तो अगर एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो ये इन 3 प्रॉब्लम्स का आंसर कैसे देगी? पहला क्वेश्चन है व्हाट टू प्रोड्यूस। तो अगर एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो वो आंसर देगी गुड्स दैट कैन बी सोल्ड प्रॉफिटेबली। क्या बनाऊं? जो बिक जाएगा। क्या बनाऊं? जिसमें मार्जिन ज्यादा है। एज अ प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट, एज अ प्राइवेट फर्म, आप खुद सोचो आप क्या बनाओगे जिसमें मार्जिन ज्यादा है। अगर उसको पूछा जाएगा हाउ टू प्रोड्यूस तो वो बोलेगा जो मुझे सबसे सस्ता पड़े। देखो मेरा कॉस्ट कम होगा तभी मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, राइट? तो एज अ प्राइवेट सेक्टर मैं यही डिसाइड करूंगा, मैं यही सोचूंगा कि किस चीज को यूज करने से मेरा कॉस्ट कम हो। अगर मशीन को यूज करने से कॉस्ट कम जा रहा है तो मैं मशीन यूज करूंगा। लेबर यूज करने से अगर मेरा कॉस्ट कम हो रहा है तो मैं लेबर यूज करूंगा। एंड द थर्ड प्रॉब्लम, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, जो खरीद सके, जिसकी परचेजिंग पावर हो। देखो, फॉर पीपल विद परचेजिंग पावर। सिंपल। तो in short, this system may lead to inequality as goods and services are produced for profit and not for welfare. Clear? दूसरे सिस्टम के ऊपर आते हैं, that is called as the socialist economy. Socialist economy. अब यहां पे the main factors of production are owned by the government, the public sector. और पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट प्रॉफिट के लिए काम नहीं करके वेलफेयर के लिए काम करती है। ठीक है, फटाफट पढ़ते हैं। A socialist economy is one in which all factors of production are owned and controlled by the government. Production is done according to social needs and prices are fixed by the government. It is also called as a command economy. देखो, गवर्नमेंट डिमांड के साथ साथ प्राइसेस को हाई नहीं करेगी। क्लियर? क्योंकि गवर्नमेंट का काम होता है वेलफेयर, गवर्नमेंट का काम प्रॉफिट अर्निंग नहीं है। तो अगर आप गवर्नमेंट को या फिर एक सोशलिस्ट इकोनॉमी को पूछोगे कि भाई तीन जो प्रॉब्लम्स है उनका क्या आंसर है, तो वो क्या आंसर देगी? व्हाट टू प्रोड्यूस डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, हाउ टू प्रोड्यूस डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, फॉर हुम टू प्रोड्यूस बेस्ड ऑन द नीड्स नॉट इनकम। हम उनके लिए बनाएंगे जिनको जरूरत है। जैसे कि आई विल गिव यू एन एग्जांपल। गवर्नमेंट पार्क्स बनाती है। अब वो पार्क्स कौन यूज करते हैं? जनरली द पार्क्स आर यूज्ड बाय द मिडिल इनकम ग्रुप और द लोअर इनकम ग्रुप। जो हाई इनकम ग्रुप है उनके पास में तो खुद के बंगलोज हैं, वो अपने गार्डन में खुद ही खेल रहे हैं। तो गवर्नमेंट किसके लिए बना रही है? क्या वो रिच के लिए बना रही है? क्या वो पुअर के लिए बना रही है? क्या वो मिडिल क्लास के लिए बना रही है? गवर्नमेंट ने सबके लिए बनाया, जिसको यूज करना है वो कर सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है इंडिया ने कौन सी इकोनॉमी अडॉप्ट करी थी, सोशलिस्ट या कैपिटलिस्ट? आंसर है दोनों का मिक्स। ठीक है, तो इंडिया ऑप्टेड फॉर अ मिक्स्ड इकोनॉमी, और मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है अ मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या था? जहां पे प्राइवेट सेक्टर था। सोशलिस्ट जहां पे पब्लिक सेक्टर है। तो मिक्स्ड मतलब जहां पे पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इट्स अ हाइब्रिड इकोनॉमी। पब्लिक सेक्टर प्रोड्यूसेस एसेंशियल गुड्स, जो सबके लिए जरूरी है, नेसेसिटी गुड्स, वो पब्लिक सेक्टर बना देगी। और प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूसेस गुड्स एफिशिएंटली, मतलब कम से कम कॉस्ट में गुड्स बनाने का जो महारत हासिल है वो प्राइवेट सेक्टर के पास में। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को प्रॉफिट से लेना देना, और प्रॉफिट कब बढ़ता है? जब कॉस्ट कम होता है। क्लियर? इंडिया ऑप्टेड फॉर अ मिक्स्ड इकोनॉमी टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये कहीं ना कहीं आपके चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होता है। अब आपका मेन चैप्टर चालू हो रहा है, दैट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। ये अकेला टॉपिक 4 मार्क में आ सकता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन। समझो, इकोनॉमिक प्लानिंग, प्लानिंग का क्या मतलब होता है? ये समझना कि हमारे पास में कितने पैसे या कितने रिसोर्सेज हैं और इन पैसों को हम कैसे यूज करें। सिमिलरली इकोनॉमिक प्लानिंग का क्या मतलब हुआ? इकोनॉमिक प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज मेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस। अब मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस कौन से हो गए? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस बाय द कॉन्शियस डिसीजंस ऑफ अ डिटरमिनेट अथॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। क्लियर? देखो, यानी कि यहां पे गवर्नमेंट डिसाइड करने वाली है। इकोनॉमिक प्लानिंग में गवर्नमेंट डिसाइड करेगी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। इन शॉर्ट बस इतना ही है। In the public sector, the Industrial Policy Resolution of 1948 and the Directive Principles of the Indian Constitution assigned a leading role to the public sector.
अब ये पॉइंट आपको शायद अभी समझ में नहीं आएगा। अभी के लिए देयर आर टू वर्ड्स जो एकदम नए हैं हमारे लिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन और दूसरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये दो चीजें हमने अभी अभी देखी। अब इसको समझते हैं इनका मतलब क्या होता है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था 1948 में। इसने क्या किया, इसका काम होता है रूल्स डिसाइड करना, बेसिस डिसाइड करना इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन डिसाइड करना। तो आईपीआर यानी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो कि 1948 में आया था, उसने मेजर रोल दे दिया था पब्लिक सेक्टर को, और साथ में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, उसको रेफर किया जाता है एज द गाइडलाइंस। जब भी गवर्नमेंट को कोई भी डिसीजन लेना होता है तो गवर्नमेंट विल रेफर टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोनों ही चीजों में यानी कि आईपीआर ऑफ 1948 एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन दोनों ने ही मिलके मेजर रोल दे दिया था पब्लिक सेक्टर को। अब आप बोलोगे सर हमने तो अभी अभी पढ़ा कि इंडिया ऑप्टेड फॉर अ मिक्स्ड इकोनॉमी, तो फिर ये मेजर रोल पब्लिक सेक्टर को क्यों दिया, समझते हैं आगे। अभी के लिए खाली इतना याद रखो, आईपीआर 1948 कौन से ईयर में आया था, पहला आईपीआर। देखो आगे चैप्टर में आप पढ़ोगे आईपीआर 1956। एमसीक्यू में कभी कभी आता है कि पहला आईपीआर कब आया था, हमारे बैक ऑफ द माइंड में हमें 1956 याद रह जाता है क्योंकि उसको हम इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपको याद रखना है पहला आईपीआर आया था 1948 में। तो आईपीआर ऑफ 1948 and the directive principles of our constitution assigned the major role to the public sector. The government set up planning commission of India under the chairmanship of the prime minister। उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ये जो प्लानिंग कमीशन हमारा बना था ये बना था 1950 में। अब आप समझ रहे हो ये चैप्टर हमने 1950 से क्यों चालू किया, क्योंकि हमारा प्लानिंग कमीशन 1950 में बना था, और ये प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन थे, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हु वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर। तो अब आप पूछोगे अभी चेयरमैन कौन है, जनरली जो करंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो करंट चेयरमैन बनते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसको। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये 8 पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, फटाफट पढ़ते हैं। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन 1950। मैंने अभी बताया चैप्टर शुरू ही 1950 से हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा प्लानिंग कमीशन 1950 में बना था। सेकंड, चेयरमैन कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट चेयरमैन। करंट चेयरमैन कौन होगा, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। ये पॉइंट याद रखना, करंट चेयरमैन वो होगा जो करंट प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, पीसी महालानोबिस। पीसी महालानोबिस, ही वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। ये याद रखना, एमसीक्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, प्लानिंग इंप्लीमेंटेड थरो 5 ईयर प्लान्स, यानी कि हमारे इंडियन इकोनॉमी में डिसाइड हुआ था कि हम 5 ईयर गोल्स बनाएंगे। ये आपने पहले भी कभी सुना होगा 10th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में। इंडिया फॉलोज 5 ईयर प्लानिंग। क्लियर। फिफ्थ पॉइंट, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, यानी कि द फर्स्ट प्लान। देखो फर्स्ट प्लान 1951, द फर्स्ट प्लान वाज इंप्लीमेंटेड इन द ईयर 1951। क्लियर। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चला था। आपको डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, ईयर याद रखो, मोर देन इनफ है, 1951। फिर इकोनॉमिक प्लानिंग इंक्लूडेड द कॉन्करेंट लिस्ट। अब कॉन्करेंट का मतलब होता है वो लिस्ट जो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के अंदर आती है। फिर 12th 5 ईयर प्लान, देखो हमारा आखिरी द लास्ट 5 ईयर प्लान। आपके स्कूल का लास्ट स्टैंडर्ड कौन सा है, 12th स्टैंडर्ड। तो हमारा जो लास्ट प्लान था वो कौन सा था, 12th प्लान। और कब आया था, लास्ट प्लान वाज द 12th प्लान जो आया था 2012 में। क्लियर। देखो फर्स्ट प्लान 1951, 12th प्लान 2012। क्लियर। 12th 5 ईयर प्लान दैट इज 2012 से 17 वाज द लास्ट प्लान। प्लानिंग कमीशन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग इन जनवरी 2015। प्लानिंग कमीशन अब नहीं रहा, प्लानिंग कमीशन रीनेम हो गया है, रिप्लेस हो गया है भाई नीति आयोग। ये क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, हमने 5 ईयर प्लान तो बना लिए, लेकिन इनके गोल्स क्या थे, तो इनके गोल्स थे जेम्स, GEMS। क्या होते हैं पढ़ाता हूं, अभी पहले ये समझ लो। The 5 year plans have been concerned with removal of the economic backwardness of the country, making India a developed economy। हर इकोनॉमी का गोल ही तो ये होता है कि हमें डेवलप्ड बनना है। तो हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन का गोल क्या था
इंडिया को एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना है. The first 8 plans in India were focused on growing the public sector. But since the launch of the 9th plan, the focus has shifted towards making the government a growth facilitator. पहले 8 5-year plans, पहले 8 5-year plans focused on growing the public sector. जो हमने पहले भी पढ़ा कि आईपीआर 1948 ने और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ने भी मेजर रोल दिया था पब्लिक सेक्टर को. तो 5 ईयर जो हमारा प्लानिंग कमीशन था, 5 ईयर गोल्स थे, उनका भी फोकस था कि कैसे भी करके हम पब्लिक सेक्टर को ग्रो करें. द फर्स्ट 8 5-year प्लान्स. लेकिन 9th प्लान से हमारा जो प्लान है वो चेंज हो गया एंड गवर्नमेंट बन गई एक ग्रोथ फैसिलिटेटर. अब फैसिलिटेटर का मतलब होता है समबडी हु हेल्प्स. तो गवर्नमेंट का काम है अब ग्रोथ में हेल्प करना, प्राइवेट सेक्टर की भी, पब्लिक सेक्टर की भी. Each 5-year plan listed the basic goals of India's development which served as guiding principles for the Indian planning. यानी कि हर गोल के कुछ, हर 5-year प्लान के कुछ गोल्स थे और वो गोल्स कौन से थे? द गोल्स वर जेम्स, GEMS. जी से ग्रोथ, ई से इक्विटी, एम से मॉडर्नाइजेशन और एस से सेल्फ रिलायंस. तो द 4 गोल्स वर ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस. अब एक एक गोल को इन डेप्थ पढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं. द फर्स्ट गोल वाज ग्रोथ. ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इंक्रीज. भाई वजन ग्रो हो गया मतलब वजन इंक्रीज हो गया. लेकिन कंट्री का ना वजन होता है ना हाइट होता है. तो कंट्री का ग्रोथ का मतलब क्या? पॉपुलेशन बढ़ना? नहीं. ग्रोथ का मतलब होता है जीडीपी बढ़ना. देखो, ग्रोथ रेफर्स टू एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी. कैसे भी करके हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है. मैंने अभी क्या बोला? ग्रोथ का मतलब होता है जीडीपी. जीडीपी का मतलब क्या होता है? द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन अ ईयर. तो प्रोडक्शन बढ़ाना है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना है हमें, उसका मतलब होगा ग्रोथ. ग्रोथ इंप्लाइज, ग्रोथ का मतलब क्या होता है? अ लार्जर स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल. ये पॉइंट याद कर लो एज इट इज. A larger stock of productive capital or an increase in the efficiency of the productive capital. या तो productive capital बढ़ जाए या तो फिर वो productive capital की efficiency बढ़ जाए या तो फिर supportive services बढ़ जाए. supportive services मतलब जो production में help करती है, जैसे कि banking, insurance, transportation, warehousing, etc. तो क्या 3 पॉइंट हुए ग्रोथ का मतलब? या तो प्रोडक्टिव कैपिटल बढ़ जाए, या तो प्रोडक्टिव कैपिटल का एफिशिएंसी बढ़ जाए, या तो प्रोडक्टिव कैपिटल को हेल्प करने वाले सपोर्टिव सर्विसेज बढ़ जाए. ये तीनों ही आपको ग्रोथ देगी. अगर कैपिटल बढ़ गया तो भी ग्रोथ होगा, कैपिटल का एफिशिएंसी बढ़ गया तो भी ग्रोथ होगा, या तो फिर अगर इन कैपिटल को हेल्प करने वाली कुछ सर्विसेज आ गई तो भी ग्रोथ होगा. ठीक है. तो क्या लिखा हुआ है? ग्रोथ इंप्लाइज या फिर ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी. और प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? या तो प्रोडक्टिव कैपिटल बढ़ेगा, या उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, या तो सपोर्टिव सर्विसेज बढ़ेगा. क्लियर? ग्रोथ इज मेजर्ड बाय जीडीपी, जो मैंने आपको बताया, और जीडीपी कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड द सर्विस सेक्टर. बाय 1990, अब ये पॉइंट आपको याद करने जैसा है. बाय 1990 द सर्विस सेक्टर बिकेम द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ द जीडीपी. मतलब जीडीपी का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कहां से आता था? फ्रॉम द सर्विस सेक्टर. कितना आता था? 40.59%. 40.59%. इट इज अ बिग नंबर, बहुत बड़ा नंबर है. ग्रोथ क्लियर. अब दूसरे के ऊपर आते हैं, दैट इज मॉडर्नाइजेशन. अब आप बताओ मॉडर्न होने का मतलब क्या होता है? अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, नए टेक्नोलॉजी को यूज करना, या फिर हम बोलते हैं ना पापा दादा आप कितना पुराना सोचते हो, थोड़ा मॉडर्न बनो. तो मॉडर्नाइजेशन के अलग अलग मतलब होते हैं. ठीक है. जैसे मॉडर्नाइजेशन के मेनली देयर आर 2 मीनिंग्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन. मॉडर्नाइजेशन refers to incorporation of technology into the economy. यानी कि नई टेक्नोलॉजी लेके आओ. इट हेल्प्स इन रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी. देखो नई नई टेक्नोलॉजी आएगी. अब हमने जैसे देखा है सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ गई है. ठीक है. अभी आपने देखा है झाड़ू पोछा करने वाला वैक्यूम मशीन आ गई है. इन सब चीजों से क्या हो रहा है? हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है. तो पहला मतलब क्या हुआ मॉडर्नाइजेशन का? कि या तो नई टेक्निक्स लेके आओ, उससे क्या होगा? उससे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा. दूसरा होता है अडॉप्शन. देखो पहला तो हो गया अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी. दूसरा हो गया चेंज इन द सोशल आउटलुक टुवर्ड्स विमेन. औरतों के बारे में, विमेन के बारे में सोच बदलना, ये भी मॉडर्नाइजेशन होता है.
देखो वुमेन अगर हमारे प्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रही है तो हमारा आधे से ज्यादा जो प्रोडक्टिव कैपिटल है वो तो वैसे ही वेस्ट हो गया। वुमेन का वर्कर पार्टिसिपेशन रेट बढ़ाना, उनको प्रोडक्शन में इंक्लूड करना, हमारा मेंटल माइंडसेट विमेन के लिए बदलना, ये सब भी मॉडर्नाइजेशन का पार्ट होता है। तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब सिर्फ न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना नहीं होता है, मॉडर्नाइजेशन ऑल्सो मीन्स चेंज इन द सोशल आउटलुक टुवर्ड्स विमेन। दो गोल्स हो गए अभी हमारे तक, एक ग्रोथ हो गया था और एक हमारा हो गया था मॉडर्नाइजेशन। अब हम थर्ड गोल के ऊपर आते हैं जिसका नाम होता है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस, सेल्फ मतलब खुद और रिलायंस मतलब डिपेंडेंट। खुद के ऊपर डिपेंडेंट होना, किसी भी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना, डिपेंडेंट ऑन हमारे खुद के ऊपर, इसको बोलते हैं सेल्फ रिलायंस। देखो क्या लिखा है, सेल्फ रिलायंस मीन्स अवॉइडिंग इंपोर्ट्स ऑफ दोज गुड्स विच अ कंट्री कैन प्रोड्यूस डोमेस्टिकली एंड डेवलपिंग थ्रू डोमेस्टिक रिसोर्सेस। यानी कि वो सारे गुड्स का इंपोर्ट बंद कर दो जो हम खुद बना सकते हैं। अगर हम वो खुद ही बना सकते हैं तो हम इंपोर्ट क्यों करें? दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ रिलायंस। जो मैंने आपको बोला, खुद के ऊपर निर्भर होना, आत्मनिर्भर। एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में, द गोल ऑफ आत्मनिर्भर भारत गोज बैक टू द इकोनॉमिक प्लानिंग। ट्रू, क्योंकि इकोनॉमिक प्लानिंग में भी हमने सेल्फ रिलायंस बोला था जिसका मतलब होता है आत्मनिर्भर, और अभी रिसेंट में भी मोदी जी ने गोल निकाला है जिसका नाम दिया आत्मनिर्भर भारत। देखो, वाई वॉज सेल्फ रिलायंस एनकरेज, क्यों जरूरी था उस टाइम पे सेल्फ रिलायंस? दो रीजन है। टू रिड्यूस द फॉरेन डिपेंडेंस। हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में कि ब्रिटिशर्स ने हमको बना दिया था एक फीडर इकोनॉमी, यानी हम डिपेंडेंट हो गए थे उनके ऊपर फॉर द फिनिश गुड्स। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमने इंपोर्ट करनी शुरू कर दी थी, तो हम डिपेंडेंट हो गए थे। देखो, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया was dependent on foreign countries for food, grains, यानी फूड ग्रेन्स, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। इंडिया बहुत चीजों के लिए डिपेंडेंट हो गया था, फूड ग्रेन्स, टेक्नोलॉजी, कैपिटल, इन सब चीजों के लिए। दिस रिक्वायर्ड फॉरेन एक्सचेंज एंड मेड इंडिया वल्नरेबल। देखो, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसीज। हमारे पास में जितनी भी फॉरेन करेंसीज पड़ी है, डॉलर, पाउंड, व्हाटएवर इट इज, वो हम सब पेमेंट में यूज कर लेंगे, तो हमारे पास में क्या बचेगा? क्लियर? तो पहला रीजन क्या था सेल्फ रिलायंस का? टू रिड्यूस द फॉरेन डिपेंडेंस। दूसरा था टू अवॉइड द फॉरेन इंटरफेरेंस। देखो, अगर आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो ना, तो वो आपके लाइफ में डिसीजन मेकिंग में हमेशा इंटरफेयर करेगा। वही प्रॉब्लम इंडिया को थी, बिकॉज इंडिया वॉज डिपेंडेंट ऑन फॉरेन कंट्रीज। देखो, डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज कुड लीड टू इंटरफेरेंस इन इंडियन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। यानी कि अगर हम फॉरेन कंट्रीज के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है तो वो हमारे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होगा, इंटरफेयर करेगा, और वो भी किसी कंट्री को नहीं पसंद। तो ये दो रीजंस हो गए हमारे पास में सेल्फ रिलायंस करने के। पहला था टू रिड्यूस द फॉरेन डिपेंडेंस, और दूसरा हो गया टू अवॉइड कंप्लीटली इंटरफेरेंस, खत्म करना था। क्लियर? 3 गोल्स खत्म हमारे यहाँ पे। लास्ट गोल के ऊपर आता है, दैट इज इक्विटी। अब काफी बार बच्चे इक्विटी को और इक्वालिटी को कंफ्यूज कर लेते हैं। देखो, इक्वालिटी एक लीगल टर्म है कि सबको एक समान लॉ के आगे कंसिडर करना। इक्विटी ऑन द अदर हैंड इज एन इकोनॉमिक कंसेप्ट। देखो क्या लिखा हुआ है, इक्विटी मींस ensuring that benefits of the economic growth are shared by all sections of the society. Growth alone is not sufficient. ये बात को समझो, ग्रोथ अलोन इज नॉट सफिशिएंट। मैं अगर कंट्री का जीडीपी बढ़ा दूं लेकिन वो पूरा का पूरा जीडीपी सिर्फ एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के पास में ही जा रहा है, तो जो हमारे मिडिल क्लास है या फिर जो लो इनकम ग्रुप है उनको तो कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ है जीडीपी के इंक्रीज होने का। तो इक्विटी ये इंश्योर करता है कि अगर जीडीपी बढ़ रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो वो बेनिफिट सारे सेक्शंस को मिले, रिच, पुअर, मिडिल क्लास, जो भी हो, सबको वो बेनिफिट मिलना चाहिए। ग्रोथ अकेले से नहीं होगा। एक और क्वेश्चन जो बोर्ड में आता है, दैट इज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ एंड इक्विटी, या फिर व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, ग्रोथ और इक्विटी। तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि सिर्फ ग्रोथ भी इनफ नहीं है, सिर्फ इक्विटी भी इनफ नहीं है। ग्रोथ विथ इक्विटी इज व्हाट वी नीड। देखो, ग्रोथ हो गया लेकिन अगर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ तो वो किसी के काम का नहीं है। इक्विटी है लेकिन ग्रोथ ही नहीं है, तो आप डिस्ट्रीब्यूट क्या करोगे? तो हमें क्या चाहिए? हमें ग्रोथ विथ इक्विटी चाहिए। विदाउट इक्विटी, अगर इक्विटी नहीं है तो क्या होगा?
वेल्थ बिकम्स कॉन्सेंट्रेटेड, यानी जो पैसा है वो एक दो जनों के हाथ में जाके कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। इनइक्वालिटी इंक्रीजेस, यानी कि जो रिच है वो और रिचर हो जाएगा, जो पुअर है वो और पुअरर हो जाएगा। इक्विटी एम्स टू रिड्यूस पॉवर्टी, इक्विटी का एम क्या है, कैसे भी करके पॉवर्टी कम करनी है। देखो वेल्थ जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पॉवर्टी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। दूसरा, रिड्यूस इनइक्वालिटी। एंड तीसरा, इंश्योर बेसिक नीड्स फॉर ऑल, ताकि सबको बेसिक नेसेसिटीज तो मिले एटलीस्ट, रोटी कपड़ा मकान, फूड क्लोथिंग शेल्टर, एटलीस्ट ये तो सब अफोर्ड कर पाए। ठीक है, दैट इज इक्विटी। ये हमने 4 गोल्स हमारे खत्म कर लिए, जेम्स, ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस। अब हम इस चैप्टर में थोड़ा अंदर चलते हैं, जो अलग अलग सेक्टर्स हम पढ़ेंगे। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड सेक्टर, वही सेक्टर्स हम वापस इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ा था ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अब हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या किया। चलो ब्रिटिशर्स तो सब बेकार करके चले गए, गवर्नमेंट ने इनको सुधारने के लिए क्या किया, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, starting with the first, that is the agriculture sector. Agriculture was the main source of livelihood, employing 70 to 75% of the population. ये हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा है, अगर आपको याद हो। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, प्रीडोमिनेंस ऑफ द प्राइमरी सेक्टर, याद करो। प्राइमरी सेक्टर में वी हैड 70 to 75% ऑफ द पॉपुलेशन, सेकेंडरी में ओनली, वेरी गुड, 10, एंड सर्विस दैट इज टर्शरी में 15 to 20। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, एम्प्लॉइंग 70 to 75% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। बिफोर इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर सफर्ड ड्यू टू ब्रिटिश पॉलिसीज एंड लो प्रोडक्टिविटी, ये भी हमने पढ़ा। जमींदारी सिस्टम, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, स्केर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, हेंस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वाज प्रायोरिटाइज्ड आफ्टर द इंडिपेंडेंस। देखो जहां पे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, सबसे पहले उसी को इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या थी। सब अच्छा था? बिल्कुल नहीं, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स थी। 1 2 3 4 5 6 7, ये तो बुक में दे रखी है। क्या प्रॉब्लम्स थी? फीचर्स और प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। द फर्स्ट वन इज लो प्रोडक्टिविटी, ये हम चैप्टर 1 में भी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास में एजुकेशन नहीं था, ब्रिटिशर्स ने खर्चा नहीं किया, इन सब रीजंस के कारण प्रोडक्टिविटी वाज वेरी लो। दूसरा, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सेस पॉपुलेशन, ये भी हम पढ़ चुके हैं। एक्सेस पॉपुलेशन वाज इन एग्रीकल्चर, हमने पढ़ा है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जितने भी लोग अनएम्प्लॉय हुए वो सब कहां चले गए? एग्रीकल्चर सेक्टर। थर्ड पॉइंट, डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि ब्रिटिशर्स ने तो कोई खर्चा किया नहीं, तो हम रेनफॉल के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे। फोर्थ पॉइंट, सब्सटेंसेंस फार्मिंग, ये भी हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। क्या मतलब होता है? फार्मर्स उगाते थे, खा लेते थे, उनको फूड ग्रेन्स को बेच के इनकम जनरेट करना नहीं आता था। फिर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि ब्रिटिशर्स ने टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन भी हमें नहीं दिया था, कोई खर्चा टेक्नोलॉजी पे नहीं किया। टेनेंट लैंडलॉर्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, टेनेंट मतलब जो बेचारा हमारा फार्मर था, कल्टीवेटर था, उसको हम टेनेंट बोलते हैं, और लैंडलॉर्ड यानी कि जमींदार। अब प्रॉब्लम क्या था? जमींदार अभी भी टैक्स वसूल करना चाहता था, लेकिन टेनेंट नहीं देना चाहता था, एक्सप्लॉइटेशन होता था फार्मर का यहाँ पे। फिर लास्ट पॉइंट है स्मॉल लैंड होल्डिंग, हर किसी के पास में जमीन के बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े थे, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था। कुछ जमींदार के पास में तो बहुत बड़ी लैंड थी, और जो मेन कल्टीवेटर्स थे जो एक्चुअली में काम करते थे, उनके पास में या तो जमीन नहीं थी या तो बहुत छोटी सी जमीन थी। अब ये जो प्रॉब्लम है, ये मेन प्रॉब्लम साबित हुई। अब हम जितनी भी पॉलिसीज पढ़ेंगे गवर्नमेंट की, वो हम सब इसी पॉइंट को बेस रख के पढ़ेंगे। समझते हैं। द पॉलिसीज फॉर ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, बहुत सारी पॉलिसीज हमारी गवर्नमेंट लेके आई थी, जिसमें से 2 पॉलिसीज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लैंड रिफॉर्म, ग्रीन रेवोल्यूशन। पढ़ते हैं। सबसे पहला, लैंड रिफॉर्म्स। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रिफॉर्म? रिफॉर्म का मतलब होता है चेंजेस, और लैंड का मतलब जमीन। तो सिंपल सा मीनिंग है, क्या जमीन को बदल देंगे? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। जमीन के ओनर को बदलेंगे। चेंज इन द ओनरशिप पैटर्न ऑफ लैंड। लैंड रिफॉर्म रेफर्स टू द चेंज इन द ओनरशिप, टेनेंसी एंड द मैनेजमेंट ऑफ लैंड होल्डिंग्स, यानी कि जमीन का ओनरशिप अब हम चेंज कर देंगे। देखो इसके पीछे क्या रीजन था, अब आप चीज को समझो। इफ आई एम नॉट द ओनर ऑफ द लैंड, मैं जमीन का ओनर नहीं हूं,
तो मैं उस जमीन को इंप्रूव करने के लिए कोई मेजर्स, कोई स्टेप्स नहीं लूंगा। मुझे पता है ये जमीन मेरी है नहीं, इस पे मैं खर्चा क्यों करूं, मैं क्यों इसकी फर्टिलिटी का ध्यान रखूं, मैं क्यों इसमें कोई अपग्रेडेशन करूं, मुझे क्या फायदा। आप कैसे अपने दोस्त की गाड़ी चलाते हो, क्योंकि आपको पता है खर्चा आपका नहीं है। वहीं पे अगर गाड़ी आपकी खुद की हो तो हम कितना ध्यान से चलाते हैं। यही थॉट गवर्नमेंट का था कि जो फार्मर, जो टेनेंट, जो कल्टीवेटर एक्चुअली में इस जमीन के ऊपर काम कर रहा है, अगर हम उसको जमीन दे दें तो वो सारी वो कोशिशें करेगा जिससे इस जमीन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। तो ओनरशिप किसको देना था, ओनरशिप देना था टू द एक्चुअल कल्टीवेटर। देखो क्या लिखा हुआ है, लैंड रिफॉर्म इंक्लूड्स मेजर्स एंड पॉलिसी रिलेटिंग टू द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, इक्विटी। इक्विटी का गोल की बात हो रही है यहाँ पे, जिनके पास में जमीनें नहीं है उनको जमीनें देनी है। रेगुलेशन ऑफ रेंट, इंप्रूविंग द कंडीशंस ऑफ टेनेंसी, एग्रीकल्चरल एजुकेशन एक्सेट्रा। ठीक है, द लैंड रिफॉर्म वर फाउंड टू बी सक्सेसफुल इन केरला एंड वेस्ट बंगाल। सिर्फ दो स्टेट्स में, टू स्टेट्स में हमने देखा कि ये जो पॉलिसी थी ये सक्सेसफुल हुई। कौन सी टू स्टेट्स थी, केरला एंड वेस्ट बंगाल। एज दे वर कमिटेड टू द पॉलिसी, ये स्टेट्स ये पॉलिसी को लेके 100% कमिटेड थे, इसीलिए ये दो स्टेट्स में ये पॉलिसी सक्सेसफुल हुई। व्हाट वर द टू स्टेट्स, केरला एंड वेरी गुड वेस्ट बंगाल। द मेजर्स ऑफ दिस पॉलिसीज आर, अब इस पॉलिसी के अंदर में गवर्नमेंट ने क्या क्या किया हम वो समझते हैं। द फर्स्ट इज अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज। देखो आप नाम अगर समझ जाओगे ना तो टॉपिक समझने में बहुत आसानी होगी। इंटरमीडिएटरीज मतलब बीच वाले, अबॉलिशन मतलब खत्म कर देना, हटा देना, खत्म करना मतलब मार नहीं देना, अबॉलिशन मतलब हटा देना। बीच में कौन था, देखो हायरार्की समझो, पहले ब्रिटिशर्स थे, फिर जमींदार, फिर टेनेंट्स यानी कि फार्मर्स। अब ब्रिटिशर्स तो गए तो उनकी जगह पे आ गई है भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट, जमींदार और टेनेंट। बीच में कौन है, जमींदार, तो इनको हटा देना। क्लियर, दैट इज द मीनिंग ऑफ अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज। The Indian government took various steps to abolish the intermediaries and to make tillers the owner of the land. देखो टिलर का मतलब होता है जो एक्चुअली में उस जमीन के ऊपर काम करता है, उसको बोलते हैं टिलर। तो गवर्नमेंट ने सारी वो कोशिशें करी जिससे कि हम जमींदार को हटा दें और हम किसको ओनर बना दे जमीन का, टिलर को, जो एक्चुअली में काम करता है। The main aim behind abolition of intermediaries was land to the tiller. उस इंसान को जमीन देना was the main aim जो एक्चुअली में इस लैंड के ऊपर काम करेगा। Land to the tiller. The idea behind this step was that ownership of land would give incentive to the actual tiller to make improvement and to increase the output. देखो गवर्नमेंट ने भी वही सोचा कि अगर हम एक्चुअल टिलर को जमीन दे देंगे तो वो टिलर सारी कोशिशें करेगा। देखो जब मैं टिलर बोल रहा हूं मेरा मतलब है फार्मर, तो वो फार्मर सारी वो कोशिशें करेगा जिससे उस लैंड का आउटपुट, प्रोडक्टिविटी बढ़े। क्लियर, द अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज ब्रॉट 200 लाख टेनेंट्स इनटू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। कितने लोगों को फायदा मिला, 200 lakhs यानी 2 करोड़ फार्मर्स को डायरेक्ट बेनिफिट मिला। द ओनरशिप राइट्स ग्रांटेड टू द टेनेंसी gave them the incentive to increase the output and this contributed to the growth in the agriculture. देखो हम इक्विटी का गोल हम फुलफिल करने गए थे, पर साथ साथ में ग्रोथ भी फुलफिल हो गया, क्योंकि जिन लोगों को जमीन दी गई उन लोगों ने सारी कोशिशें करी कि उस जमीन का आउटपुट बढ़े। अब याद रखो कौन से स्टेट्स में सक्सेसफुल हुआ था लैंड रिफॉर्म, केरला एंड वेस्ट बंगाल। वेरी गुड। हाउएवर, बट आ गया एक, ठीक है, देयर इज अ बट। बहुत अच्छी पॉलिसी थी, बट द गोल ऑफ इक्विटी यानी कि ये पॉलिसी सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई, was not fully served by the abolition of intermediaries. मतलब abolition of intermediaries का जो मेन गोल था इक्विटी, वो सर्व नहीं हुआ, कंप्लीटली सर्व नहीं हुआ। क्यों, देखो हम रास्ते तो ढूंढ लेते हैं पॉलिसी से बचने के, उस टाइम के लोगों ने भी रास्ते ढूंढ लिए थे। क्या रास्ते ढूंढे, in some areas the former zamindars continued to own large areas of the land by making use of some loopholes in the legislation. जैसे मैंने आपको बताया हमें आता है लॉ को कैसे उल्लू बनाना है, उस टाइम के जमींदार ने भी कुछ ना कुछ लूपहोल्स ढूंढ लिए थे। वो लूपहोल्स क्या थे, इन सम केसेस टेनेंट्स वर एविक्टेड एंड जमींदार क्लेम टू बी द सेल्फ कल्टीवेटर। मतलब समझ में आया नहीं, इतना छोटा सा पॉइंट लिखा है लेकिन इसका मतलब इतना डीप है। जमींदार को जैसे ही पता चला कि सरकार ये जमीन मुझसे ले लेगी
और उस इंसान को ये जमीन देगी जो इसके ऊपर काम करता है। समझना है? जमींदार को जैसे ही ये बात पता चली कि सरकार मुझसे ये जमीन लेने वाली है और उस इंसान को वो जमीन देने वाली है जो इस जमीन के ऊपर काम करता है, तो जमींदार ने क्या किया, जो इंसान उसके ऊपर काम करता था उस जमीन के ऊपर, जो टेनेंट था, उसको निकाल दिया और सरकार को बोला मैं ही अपनी जमीन के ऊपर काम करता हूं। गवर्नमेंट का एम क्या था, उस इंसान के पास में जमीन होनी चाहिए जो काम कर रहा है। जमींदार ने बोला भैया हम ही हैं कल्टीवेटर, हम हमारी जमीन के ऊपर खुद ही काम करते हैं। गवर्नमेंट ने बोला वेरी गुड, यू कीप द लैंड। सिंपल। इवन आफ्टर गेटिंग द ओनरशिप ऑफ द लैंड, द पुअरेस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल फार्मर या फिर लेबरर डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम द लैंड रिफॉर्म। अगर मैंने जमीन आपको दे भी दी, लेकिन अगर मैंने आपके नाम के आगे ही लगा दिया पुअर, तो आप जमीन के ऊपर प्रोडक्टिविटी या फिर फार्मिंग कैसे करोगे? क्या आपके पास में पैसे हैं? यू हैव द कैपिटल टू इन्वेस्ट, you have the capital to invest in technology or the HYV seeds or fertilizer or pesticides? No. तो ये लैंड सीलिंग, सॉरी, द अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, ये इसके बिहाफ पे या फिर इस पॉलिसी के अंडर में अगर मैंने कोई पुअरेस्ट ऑफ फार्मर को जमीन दे भी दी, उसका फायदा नहीं हुआ। ये थे अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं जिसका नाम है लैंड सीलिंग। नाम से समझ में आ रहा है, जिसपे मैं खड़ा हूं वो है फ्लोर, जो ऊपर है वो है सीलिंग। सीलिंग का मतलब होता है मैक्सिमम लिमिट। गवर्नमेंट ने ओनरशिप के ऊपर एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दी कि कोई भी इंसान इससे ज्यादा जमीन ओन नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने बोला है कि कोई भी इंसान 5 एकर्स ऑफ लैंड से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। और आपके पास में लेट्स से 6 एकर्स ऑफ लैंड है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपसे वो 1 एकड़ ऑफ लैंड ले लेगी और कोई ऐसे इंसान को दे देगी जिसके पास में जमीन नहीं है। द गोल ऑफ इक्विटी, जिसके पास में जमीन नहीं है उसको जमीन देना। क्लियर? लैंड सीलिंग refers to fixing a specified limit of land which could be owned by an individual. The purpose of the land ceiling was to reduce the concentration of land ownership in few hands. Clear? जिसके पास में जमीन नहीं है उसको देना। जो लोगों के पास में जरूरत से ज्यादा जमीन थी, कुछ लोग थे जिनके पास में लैंड कॉन्सेंट्रेशन में थी, लैंड कॉन्सेंट्रेटेड वैल्यू में थी, मतलब बहुत ज्यादा थी, उनसे जमीन ले लेना। लैंड सीलिंग हेल्प टू प्रमोट इक्विटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। मैंने बताया आपको कौन सा गोल यहां पे भी अचीव हो रहा है, इक्विटी। हाउएवर द लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन वाज चैलेंज्ड बाय द बिग लैंडलॉर्ड्स। ये पूरा आप पढ़ लेना, मैं यहाँ पे एक बार हट जाता हूं स्क्रीन के सामने से, आप एक बार पढ़ लो। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो रिच लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने अपने पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स को यूज किया और ये जो पूरी पॉलिसी थी लैंड सीलिंग की, इसको डीले करा दिया। अब डीले करने से क्या होगा, आज नहीं तो कल तो सरकार जमीन ले ही लेगी ना। गलत। डीले का जो टाइम इनको मिला उसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये जो लैंड थी ये अपने क्लोज रिलेटिव्स के नाम पे ट्रांसफर कर दी। आप अपने नाम पे जमीन नहीं रख सकते, आपके वाइफ के नाम पे रख सकते हो, अपने बच्चों के नाम पे रख सकते हो। क्लियर? ये लूप होल था। कितने इंटरेस्टिंग और कितने चालाक लोग थे। देखो क्या लिखा हुआ है, ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल, बाय एन फैमिली नहीं बोला है। आप अपने नाम पे जमीन नहीं रख सकते, लेकिन आप अपने फैमिली मेंबर्स को ट्रांसफर जरूर कर सकते हो। तो लैंड सीलिंग भी इन लोग ने कुछ लूपहोल्स ढूंढ के इन्होंने इसका इंप्लीमेंटेशन भी फेल कर दिया था। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारी सेकंड पॉलिसी, जैसे मैंने आपको बताया 2 पॉलिसीज थी, लैंड रिफॉर्म, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो लैंड रिफॉर्म हमने पढ़ लिया जिसमें था अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज एंड लैंड सीलिंग। अब दूसरी पॉलिसी के ऊपर आते हैं जिसका नाम है ग्रीन रेवोल्यूशन। हमने ये पॉलिसी 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स टू इंक्रीज द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, पढ़ा है ना, वही है ग्रीन रेवोल्यूशन। The new agricultural strategy was adopted in India during the third plan, that is during 1960s। ये याद रखना, MCQ में आएगा। 1960s यानी कि थर्ड प्लान हो गया। कैसे? पहला प्लान कब आया था याद करो, 1951। कब चलेगा, कब तक चलेगा? 1951 प्लस 5 years, that is 1956। दूसरा प्लान चलेगा 1956 से 1961 और थर्ड प्लान चलेगा 1961 से 1966 तक। तो ये जो हमारे प्लान था, ये थर्ड प्लान का गोल था ग्रीन रेवोल्यूशन। तो green revolution was introduced during 1960s, that is the third 5-year goal। The traditional agricultural practices followed in India were gradually being replaced by modern technology and agricultural practices।
यानी पुराने तरीकों को हमने अब रिप्लेस करना शुरू कर दिया मॉडर्न तरीकों से, नए तरीकों से. The aim of the strategy was to raise agricultural productivity, that is growth, and productivity in selected regions of the country through the introduction of modern inputs, modernization like fertilizers, credit, marketing, facilities, etc. यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन का काम क्या था? एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, यानी कि ग्रोथ अचीव करना है. कैसे? नई टेक्नोलॉजी, नई मशीन्स यूज करेंगे, यानी कि मॉडर्नाइजेशन. देखो, लैंड रिफॉर्म ने फोकस किया था इक्विटी पे, ग्रीन रेवोल्यूशन फोकस कर रहा है हमारे ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन पे. At the time of independence, about 75% of the country's population was dependent on agriculture. ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं. आगे बढ़ते हैं. Green revolution refers to large increase in production of food grains due to the use of high yielding variety, that is HYV seeds or miracle seeds, specially for wheat and rice. ये मैं आपको बता चुका हूँ. ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजर यूज करो, टेक्नोलॉजी यूज करो, पेस्टिसाइड यूज करो, HYV सीड्स यूज करो. क्यों? ताकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़े. ग्रीन रेवोल्यूशन इज अ स्पेक्टेक्युलर एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. ये एक अचीवमेंट है हमारे लिए. और ये ग्रीन रेवोल्यूशन लेके कौन आए थे? इनका नाम था डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग. इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. इंडिया में कौन लेके आए थे? MS स्वामीनाथन. MS स्वामीनाथन ब्रॉट ग्रीन रेवोल्यूशन टू इंडिया. दो नाम है जो आपको याद रखने हैं. वैसे इस चैप्टर में अभी तक हम 3 नाम पढ़ चुके हैं. इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन का आर्किटेक्ट कौन था? PC महालानोबिस. हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? Dr. Norman E. Borlaug. And who brought green revolution to India? MS स्वामीनाथन. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. चलो फटाफट खत्म करेंगे. ग्रीन रेवोल्यूशन 2 फेज में इंप्लीमेंट हुआ था. थोड़ा खुद का दिमाग लगाओ, इतनी बड़ी चीज है. 75% ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. क्या आप कोई भी चेंज पूरी कंट्री में एक साथ इंप्लीमेंट करोगे? नहीं. इट्स लाइक गोइंग ऑल इन. अगर नहीं चला तो पूरा एग्रीकल्चर बर्बाद. 75% ऑफ द पॉपुलेशन विल बी अनएम्प्लॉयड. तो इंडियन गवर्नमेंट ने 2 फेज में ग्रीन रेवोल्यूशन को इंप्लीमेंट किया. फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज. फर्स्ट फेज को पायलट फेज यानी कि टेस्टिंग फेज भी बोला गया था. इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1966 यानी कि थर्ड 5 ईयर प्लान. इन द खारिफ सीजन, देखो इंपॉर्टेंट क्या क्या, 1966 खारिफ सीजन, and was restricted to more affluent states like Punjab, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. याद कैसे रखेंगे? पैट. ठीक है, पैट, PAT, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु. 1966 में आया. खारिफ सीजन में इंट्रोड्यूस किया गया था. 3 स्टेट्स थे, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. द यूज ऑफ HYV सीड्स प्राइमरीली बेनिफिटेड द व्हीट ग्रोइंग रीजन्स. किसको बेनिफिट किया? व्हीट को. इन द ईयर 1967-68 यानी एक साल के बाद में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कितने से बढ़ी थी? 28.8%. बहुत बड़ा नंबर होता है. आज हम सुनते हैं कि GDP 7% से ग्रो कर रहा है, हम कितने खुश हो जाते हैं. उस टाइम पे एग्रीकल्चरल आउटपुट 28.8% से बढ़ा था. इट्स अ वेरी बिग नंबर. क्लियर? 5 चीजें याद रखनी है हमें. कौन सी 5 चीजें? कब आया? 1966. कौन से सीजन में इंट्रोड्यूस किया गया? खारिफ सीजन. विच स्टेट्स? पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु. विच क्रॉप्स? व्हीट. एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड बाय 28.8%. अब आप बताओ, अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी 28.8% से बढ़ी है तो आप इसको सक्सेसफुल बोलोगे या फिर अनसक्सेसफुल बोलोगे? सक्सेसफुल ऑब्वियसली. तो गवर्नमेंट ने भी इसको सक्सेसफुल माना और सेकेंड फेज इंट्रोड्यूस कर दिया. Second phase. The second phase was introduced in India in the mid of 1970s to 1980s, and in the phase, technology spread to a larger number of states and benefited more variety of crops. पहला फेज आया था 1966, दूसरा आया मिड 1970s में. पहला आया था 3 स्टेट्स में, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु. सेकेंड फेज में हमने ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स के ऊपर इसको अप्लाई कर दिया. पहले हुआ था व्हीट के ऊपर, अब लार्जर नंबर ऑफ क्रॉप्स के ऊपर. यानी जब टेस्टिंग फेज हमारा सक्सेसफुल हुआ तो गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंटेशन को एक ब्रॉडर पिक्चर दे दी. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इसका शॉर्ट फॉर्म हमने बनाया बाली, BALI, बाली. दोस्तों के साथ जाओगे ना 12th के बाद में, बाली जाएंगे. BALI, बी से बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स. अब प्रोडक्टिविटी बढ़ गई तो गवर्नमेंट ने बफर स्टॉक मेंटेन करना शुरू कर दिया, जो फेमाइंस के टाइम पे काम आएगा, ड्रॉट के टाइम पे काम आएगा, एटसेट्रा.
अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस, देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर, सब्सटेंसेंस फार्मिंग, यानी फार्मर्स खुद उगाते थे, खुद खा लेते थे, लेकिन अब प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, तो अब फार्मर्स के कंजम्पशन के बाद में भी उनके पास में सरप्लस बचता था, और ये सरप्लस का वो क्या करेंगे, मार्केट में जाके बेचेंगे। तो अटेनिंग, अटेनिंग का मतलब होता है अचीविंग, क्या अचीव किया हमने, मार्केटेबल सरप्लस। एल से लो इनकम ग्रुप, बेनिफिट्स टू द लो इनकम ग्रुप, इसका मतलब क्या होता है, देखो जब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, यानी कि फूड ग्रेन्स का सप्लाई इंक्रीज हो गया। हमें पता है जब भी कोई चीज का सप्लाई ज्यादा हो जाता है तो उसकी प्राइस कम हो जाती है। तो लो इनकम ग्रुप, पहले जो लोग फूड ग्रेन्स भी अफोर्ड नहीं कर पाते थे, अब क्योंकि फूड ग्रेन्स का प्राइस कम हो गया तो इनको बेनिफिट मिला। एंड लास्ट इज इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज बाई 28.8%। तो इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स, बाली, बी से बफर स्टॉक, ए से अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस, एल से लो इनकम ग्रुप, बेनिफिट टू द लो इनकम ग्रुप, एंड आई से इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। क्लियर? देखो ये सब हो गई अच्छी बातें, लेकिन बट आ गया वापस, कुछ रिस्क भी होते हैं। कोई भी पॉलिसी आप इंप्लीमेंट कर दो, कुछ रिस्क तो रहने ही वाला है। तो व्हाट वर द रिस्क इन्वॉल्व अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ में कौन से रिस्क एसोसिएटेड थे, तो दो रिस्क थे, रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक एंड रिस्क ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। पहला, पेस्ट अटैक रिस्क, the HYV crops were more vulnerable to pest attack. However, the risk was reduced to a greater extent by rendering services by the research institute which were established by the government. हमारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स थे उन्होंने थोड़ा रिसर्च करके कुछ पेस्टिसाइड्स वगैरह बनाए जिससे पेस्ट अटैक से हम बच गए। लेकिन जो दूसरा रिस्क था वो बड़ा रिस्क था, और वो रिस्क था द रिस्क ऑफ इंक्रीजिंग इनकम गैप। अमीर आदमी टेक्नोलॉजी खरीद लेगा, HYV सीड्स खरीद लेगा, फर्टिलाइजर खरीद लेगा, पेस्टिसाइड खरीद लेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ने से उसकी इनकम बढ़ जाएगी। बट व्हाट अबाउट द पुअर फार्मर, जो ये सब चीजें नहीं खरीद सकता है, तो अमीर और अमीर बनेगा, गरीब और गरीब बन जाएगा, तो जो इनकम गैप है वो इंक्रीज होगा। तो गवर्नमेंट को एक ये भी रिस्क था, since only large farmers could afford the expensive input required under the green revolution, there was a risk that this would increase the income gap between the small and the large farmers. देखो हालांकि गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने पुअर फार्मर्स को लो इंटरेस्ट रेट पे लोन्स देने शुरू किए, और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने सब्सिडीज भी देनी शुरू करी। अब सब्सिडीज का मतलब क्या होता है, हम सबको पता है, हम सब ने ये वर्ड सुना है, सब्सिडीज। सब्सिडीज का मतलब होता है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि हेल्प। जब गवर्नमेंट आपको पैसों की हेल्प करती है, लोन और सब्सिडी में फर्क ये होता है कि लोन आपको रीपे करना होता है, जबकि सब्सिडी इज अ हेल्प जो आपको कभी भी रीपे नहीं करना है। सब्सिडी कैसे काम करती है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने बोला है कि हम आपको 20% सब्सिडी देंगे, तो अगर आप कोई सामान खरीदने जाते हो जो 100 रुपए का है, तो 20% विल बी पेड बाय द गवर्नमेंट, यानी 20 रुपए सरकार देगी, आपको सिर्फ 80 रुपीज देने हैं। दैट इज सब्सिडी। सब्सिडी देने से क्या होगा, जो पुअर फार्मर है, जो पहले टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं खरीद पा रहा था, अब वो खरीद पाएगा। तो कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसे थे जो बोलते थे सब्सिडी अच्छी है, कुछ बोलते थे नहीं सब्सिडी हमारे इकोनॉमी के लिए खराब है। तो हम पढ़ते हैं कि ये जो दोनों ही टाइप के इकोनॉमिस्ट थे, इनके क्या आर्ग्यूमेंट्स थे, आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द इकोनॉमिस्ट इन फेवर ऑफ सब्सिडीज, और इसके बाद में हम पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द इकोनॉमिस्ट अगेंस्ट द सब्सिडीज। पहले हम पढ़ते हैं फेवर वाले जो लोग थे उनका क्या कहना था। ये लोग कहते थे द गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू विथ एग्रीकल्चरल सब्सिडीज एज फार्मिंग इन इंडिया कंटिन्यूस टू बी अ रिस्की बिजनेस। बहुत अच्छा पॉइंट है। इन्होंने क्या बोला कि देखो सर, एग्रीकल्चर बहुत रिस्की बिजनेस है, एक गलत इनपुट और पूरी फसल खराब हो सकती है। हमारे फार्मर्स इन चीजों को ट्राई नहीं करेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि फार्मर्स का बीच में मास एक्सेप्टेंस हो, बड़े लेवल पे ग्रीन रेवोल्यूशन को अडॉप्ट करे फार्मर्स, तो उनको कुछ फाइनेंशियल लालच देनी पड़ेगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना पड़ेगा। सो इकोनॉमिस्ट ने बोला कि अगर सरकार चाहती है कि ग्रीन रेवोल्यूशन बड़े लेवल पे इंप्लीमेंट हो, तो उनको सब्सिडीज दे दो, फार्मर्स को सब्सिडी दे दो। दूसरा पॉइंट, मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स आर वेरी पुअर एंड दे विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड द रिक्वायर्ड इनपुट। वही बात जो हमने पहले पढ़ी कि मेजॉरिटी फार्मर्स तो गरीब हैं,
तो ये लोग तो अडॉप्ट कर ही नहीं पाएंगे। तो अगर सरकार चाहती है कि ये गरीब फार्मर भी ग्रीन रेवोल्यूशन अडॉप्ट करे और जीडीपी बढ़ाए कंट्री की, तो सब्सिडी दे दो। थर्ड पॉइंट, एलिमिनेटिंग सब्सिडीज, यानी अगर हमने सब्सिडी को हटा दिया तो क्या होगा, जो इनकम इनइक्वालिटी है वो और स्पीड में बढ़ेगी। Eliminating subsidies will increase the income inequality between the rich and the poor farmers and will violate the ultimate goal of equity। हमारा जो 5 year planning का गोल था, ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इसमें जो इक्विटी है वो फुलफिल ही नहीं होगा। 3 पॉइंट सुन के लॉजिकल लग रहे हैं कि हाँ ये इकोनॉमी जो थे इन्होंने सही बोला। अब जब आप पढ़ोगे उन लोगों के आर्ग्यूमेंट जो अगेंस्ट में थे, तो ये पॉइंट भी आपको सही लगेंगे। भाई इन्होंने क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट सब्सिडीज वर ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एन इंसेंटिव फॉर द अडॉप्शन। मैंने क्या बताया, फर्स्ट पॉइंट याद करो कि लोग एग्रीकल्चर में कोई भी नई चीज को ट्राई नहीं करेंगे बिकॉज एग्रीकल्चर इज अ रिस्की बिजनेस। तो ये इकोनॉमिस्ट बोलते थे कि अच्छा आप सब्सिडी क्यों दे रहे हो, ताकि लोग ट्राई करें। तो ट्राई तो एक बार होता है ना, तो एक बार आपने सब्सिडी दी, लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया, फिर आप सब्सिडी को हटा दो। ये पॉइंट भी लॉजिकल लग रहा है। देखो क्या बोला इन्होंने कि सब्सिडीज वर ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एन इंसेंटिव फॉर द अडॉप्शन ऑफ न्यू HYV टेक्नोलॉजी, सो आफ्टर द वाइड एक्सेप्टेंस ऑफ द टेक्नोलॉजी सब्सिडी शुड बी फेज्ड आउट। फेज्ड आउट मतलब हटा देना चाहिए। दूसरा पॉइंट, सब्सिडीज डू नॉट बेनिफिट द पुअर एंड द स्मॉल फार्मर्स। ये कितना बड़ा क्लेम है। क्या बोला इन इकोनॉमिस्ट ने कि आप फार्मर्स की मदद करना चाहते हो, लेकिन सब्सिडीज तो फार्मर्स की हेल्प कर ही नहीं रहा है, तो किसकी हेल्प कर रहा है? ये हेल्प कर रहा था फर्टिलाइजर कंपनी की। अब आप बोलोगे सर ये तो स्कैम है, स्कैम 1966। नहीं, ये स्कैम नहीं है। समझो क्या हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल, एक फर्टिलाइजर कंपनी को पता चला कि ये जो मेरी फर्टिलाइजर है ये पहले 100 रुपए किलो में बिक रहा था, अब सरकार ने बोला है कि हम 30 रुपीज की सब्सिडी देंगे, यानी ये 100 रुपए के फर्टिलाइजर में 30 रुपीज विल बी पेड बाय द गवर्नमेंट, 70 रुपीज विल बी पेड बाय द फार्मर। तो ये फर्टिलाइजर कंपनी ने क्या किया, प्राइस बढ़ा के 130 कर दिया कि कंज्यूमर तो पहले भी 100 रुपए दे रहा था, अभी भी 100 रुपए देगा, अब हमें सरकार से भी 30 रुपए मिलेंगे। बेनिफिट किसको हुआ? फार्मर को हुआ? नहीं हुआ। फार्मर तो पहले भी 100 रुपए दे रहा था, अभी भी 100 रुपए दे रहा है। तो बेनिफिट किसको हुआ? बेनिफिट हुआ फर्टिलाइजर कंपनीज को। तो इन्होंने यही बोला कि जब आप पुअर और स्मॉल फार्मर्स की मदद करना चाहते हो और उनका मदद हो ही नहीं रहा है, तो सब्सिडी देने का क्या मतलब? Therefore, there is no case for continuing with the subsidies as it does not benefit the large target group and it is huge burden on the government's finances। भाई जो पर्पस था फार्मर्स का हेल्प करना, अगर वो हो ही नहीं रहा है तो गवर्नमेंट के ऊपर फाइनेंशियल लोड हम क्यों दे? समझ में आया? ये ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, ग्रीन रेवोल्यूशन के फेजेस हो गए, उसके इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स हो गए, रिस्क हो गए, डिबेट ओवर सब्सिडीज हो गया, सब हो गया। एक पॉइंट बचता है, दैट इज क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो पॉलिसीज आई उसके क्या अचीवमेंट्स थे और क्या लिमिटेशन, फेलियर्स थे, वो पढ़ते हैं फटाफट। सबसे पहले शुरू करते हैं अचीवमेंट के साथ में। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, ये हम पढ़ चुके हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह के कारण हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। सेकेंड पॉइंट, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन, जहां पे हमने चैप्टर के शुरू में पढ़ा कि हम फूड ग्रेन के लिए भी डिपेंडेंट हो गए थे, अब हमने वो सेल्फ सफिशिएंसी अचीव कर ली क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, तो हम अब फूड ग्रेन्स के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे। अबॉलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम, जो जमींदारी सिस्टम पहले फार्मर्स को एक्सप्लॉइट किया करता था, अब वो जमींदारी सिस्टम खत्म। एंड फोर्थ पॉइंट, क्रिएशन ऑफ बफर स्टॉक, जमींदारी सिस्टम हट गया, उसके बाद में आया ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसके कारण हमारा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुआ और वो प्रोडक्टिविटी से गवर्नमेंट ने बफर स्टॉक मेंटेन करना शुरू किया। तो 4 अचीवमेंट्स, प्रोडक्टिविटी बढ़ा, सेल्फ सफिशिएंट हो गए हम फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, जमींदारी सिस्टम गया और बफर स्टॉक भी मेंटेन होना शुरू हो गया। लिमिटेशंस पे आते हैं। लिमिटेशन थे? हाँ थे, थोड़े बहुत थे, 3 ही थे, ज्यादा नहीं है। सबसे पहला, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स। देखो, लार्ज फार्मर्स एंड फ्यू स्टेट्स बेनिफिटेड मोर देन द स्मॉल फार्मर्स एंड द बैकवर्ड रीजन्स। जो अमीर स्टेट्स थी जिनको सब्सिडी का वेट नहीं करना पड़ा, उन्होंने पहले और बड़े लेवल पे ग्रीन रेवोल्यूशन को अडॉप्ट करके इसका ज्यादा बेनिफिट ले लिया। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट था। दूसरा, डिक्लाइन इन द एग्रीकल्चर शेयर इन जीडीपी, although output increased, agricultural share in GDP declined, showing slower growth compared to industries and services। अब ये पॉइंट आप बोलोगे सर जब प्रोडक्टिविटी बढ़ा
तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम कैसे हुआ? देखो, इसको ऐसे समझो कि 3 सेक्टर्स होते हैं। हमने पढ़ा कि जीडीपी बनता है एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर से। तो एग्रीकल्चर में ग्रोथ हो रहा था, लेकिन इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में उससे भी ज्यादा ग्रोथ हमने देखा। तो उसके कारण क्या हुआ कि एग्रीकल्चर का ग्रोथ तो हुआ, लेकिन बाकी जो सेक्टर्स थे वो ज्यादा स्पीड में ग्रो कर रहे थे। तो एग्रीकल्चर का जो शेयर था इन जीडीपी वो कम हो गया। एंड द लास्ट पॉइंट, excess dependence on agriculture for employment. Even by 1990, about 64-65% of the population depended on agriculture, indicating failure to shift surplus labor. हमने जो पढ़ा disguised unemployment था, 1950 में सरकार ने प्लानिंग शुरू करी थी। 1990 तक आते आते भी 64-65% of the population was still in agriculture. यानी सरकार वो जो सरप्लस डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड लेबर था उनको शिफ्ट नहीं कर पाई। ये फेलियर्स थे। पहले जो हमने पढ़े वो अचीवमेंट्स थे। क्लियर? ये हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर खत्म। अब हम लोग फटाफट चैप्टर के एंड के पास में आ रहे हैं। अब हम पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। फटाफट इसको पढ़ लेते हैं। देखो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाज कंसीडर्ड एसेंशियल बिकॉज एग्रीकल्चर अलोन कुड नॉट इंश्योर ग्रोथ। जीडीपी 3 सेक्टर से बनता है, सिर्फ एग्रीकल्चर कुछ नहीं कर सकता। Industries provide stable employment, promotes modernization and supports overall economic development. इंडस्ट्री अगर आप खोलोगे तो 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनका घर चलेगा, कंट्री ओवरऑल ग्रो करेगी अगर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर सुधार देते हो तो। At the time of independence, industrial base was very narrow. Only cotton, textile, jute and 2 steel plants existed. एक जमशेदपुर में था और एक कोलकाता में था। ठीक है, तो जब हमने इंडिपेंडेंस हमें मिली थी तब हमारे पास में कुछ ही थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज थी, कॉटन, जूट, मसलिन एंड 2 आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, दैट्स इट। देयरफॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन बिकेम अ प्रायोरिटी अंडर द 5-year प्लानिंग। इंडस्ट्रियलिस्ट इकोनॉमी या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करना ये हमारा प्रायोरिटी प्रोजेक्ट बन गया था सरकार का। कैसे किया सरकार ने? देखो, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। पब्लिक सेक्टर को हमने मेन इंपॉर्टेंस दी थी। अब आप याद करो, हमने चैप्टर के शुरू में पढ़ा था कि पब्लिक सेक्टर वाज गिवन द मेन या फिर द प्रायोरिटी। द मेन रोल वाज गिवन टू द पब्लिक सेक्टर बाय आईपीआर 1948। आईपीआर का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1948 एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जिसको याद था, वेरी गुड। क्यों दिया था उनको लीडिंग रोल? क्यों दिया? 3 रीजंस। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा ही नहीं था इंडस्ट्रीज खड़ी करने का, तो ऑटोमेटिकली पब्लिक सेक्टर को देना पड़ा। लैक ऑफ इंसेंटिव विद द प्राइवेट सेक्टर या फिर फॉर प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर काम क्यों करता है? हमने पढ़ा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी काम करती है प्रॉफिट के लिए। उस टाइम पे इंडिया में जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे उनको ऐसा लगता था कि इंडिया एक गरीब देश है, यहां पे इंडस्ट्री डाल के कोई फायदा नहीं, हमारे गुड्स बिकेंगे ही नहीं, तो प्रॉफिट नहीं होगा तो इंडस्ट्री क्यों डाले। तो ना ही प्राइवेट सेक्टर के पास में पैसा था, और जिन लोगों के पास में पैसा था उनके पास में कोई इंसेंटिव यानी कि कोई मोटिव नहीं था। लास्ट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। हमें प्राइवेट सेक्टर चाहिए भी नहीं था, हमें चाहिए थी वेलफेयर, और वेलफेयर कौन करेगा? पब्लिक सेक्टर। तो व्हाई वाज पब्लिक सेक्टर गिवन द मेजॉरिटी या फिर द लीडिंग रोल? Shortage of capital with the private sector, lack of incentive with the private sector and need of social welfare. Clear? चलो, अब क्या हुआ फटाफट पढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या पॉलिसीज गवर्नमेंट लेके आई थी? पहला था आईपीआर, या मैंने आपको पहले भी बताया, आप आगे चैप्टर में पढ़ोगे आईपीआर 1956। लेकिन अगर एमसीक्यू में आता है कि पहला आईपीआर कब आया था? 1948। क्लियर? तो आईपीआर ऑफ 1956, industrial policy refers to the government policies and rules to regulate and guide the industrial development. Government कुछ rules लेके आई थी 1956 में। The industrial policy resolution of 1956 was adopted on 30th April 1956 and formed the basis of the second 5-year plan. 51 से 56 पहला गोल, 56 को जो सेकंड गोल चालू हुआ था उसमें आईपीआर आया था। It emphasize the expansion of the public sector। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि मेन रोल किसको दिया था? पब्लिक सेक्टर को दिया था। अब आईपीआर के अंदर में हमने क्लासिफाई कर दी थी इंडस्ट्रीज को। अब एक एमसीक्यू का क्वेश्चन आ सकता है, अंडर आईपीआर 1956 द इंडस्ट्रीज वर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डैश। आंसर आएगा ओनरशिप। कौन ओन करेगा इंडस्ट्रीज को?
तो गवर्नमेंट ने 3 कैटेगरीज बना दी, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, 3 कैटेगरीज। शेड्यूल ए में जितनी भी इंडस्ट्रीज आएगी वो सबको पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट ओन करेगी। और कितनी इंडस्ट्रीज आई थी शेड्यूल ए में? 17। In the schedule category A, there are 17 industries. This industry comprise industries which would be exclusively owned by the state. अब वर्ड जो आपको याद रखना है वो exclusively, इसको सिर्फ और सिर्फ सरकार ओन करेगी। शेड्यूल बी में आई 12 इंडस्ट्रीज, ठीक है। दिस शेड्यूल कंप्राइज इंडस्ट्रीज विच वुड बी प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन्ड। अब प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन्ड का मतलब क्या है कि सरकार धीरे 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 अपनी ओनरशिप इसमें बढ़ा रही है, तो अल्टीमेटली ये भी स्टेट ओन्ड हो जाएगी। अब आप बोलोगे प्राइवेट सेक्टर का क्या? तो शेड्यूल सी, इसमें वो सारी इंडस्ट्रीज आ गई जो ना ए में थी ना बी में थी। यानी प्राइवेट सेक्टर चाहे तो ये इंडस्ट्रीज में काम कर सकती है, इस इंडस्ट्री को ओन कर सकती है, इसमें जितनी भी इंडस्ट्रीज आ रही है उसको प्राइवेट सेक्टर ओन कर सकती है। बट अगेन एक वर्ड आ गया, बट आफ्टर गेटिंग अ लाइसेंस। यानी अगर आपको शेड्यूल सी में भी कोई इंडस्ट्री ओन करनी है तो यू नीड लाइसेंस। अब ये लाइसेंस के बारे में पढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग means written permission from the government to start, expand or diversify an industry under the IDRA 1951। IDRA मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1951। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का मतलब क्या कि आपको सरकार से रिटर्न परमिशन चाहिए कि मैं आपको परमिट कर रही हूं टू ओपन, एक्सपांड और डाइवर्सिफाई योर इंडस्ट्री, तो ही आप इंडस्ट्री ओपन कर सकते हो या तो उसको एक्सपांड कर सकते हो। फीचर्स, लाइसेंस कब कब चाहिए? टू ओपन अ न्यू इंडस्ट्री, नई इंडस्ट्री खोलनी तो भी लाइसेंस चाहिए। एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को एक्सपांड या डाइवर्सिफाई करना है तो भी लाइसेंस चाहिए। इंडस्ट्री है, एक और ब्रांच ओपन करना है, लाइसेंस लेके आओ। नया प्रोडक्ट चालू करना है, लाइसेंस लेके आओ। नया इंडस्ट्री ओपन करना है तब तो लाइसेंस चाहिए। एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को एक्सपांड या डाइवर्सिफाई करने के लिए भी लाइसेंस चाहिए। लास्ट पॉइंट, इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड एरिया गॉट इंसेंटिव्स एंड इजियर लाइसेंस। हाँ, सरकार ने बोला कि आप जाओ बैकवर्ड एरिया में जाओ, अगर आप बैकवर्ड एरिया में कोई इंडस्ट्री ओपन करते हो तो मैं आपको इजी लाइसेंस दूंगी, उसके साथ साथ में इंसेंटिव भी देंगे। इंसेंटिव मतलब जैसे टैक्स में थोड़ा सा आपको कंसेशन मिल गया, थोड़ी सब्सिडीज दे देंगे, ये सब हम आपके लिए कर देंगे। कब? जब आप एकदम बैकवर्ड एरिया में जाके इंडस्ट्रीज ओपन करोगे तब। क्यों बैकवर्ड एरिया? ताकि रीजनल इक्विटी यहाँ पे प्रमोट हो। जो एरियाज बैकवर्ड थे, अगर इंडस्ट्रीज वहां चली जाएगी तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो लोगों का इनकम बढ़ेगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, तो इक्विटी बढ़ेगी। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? कंट्रोल इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड प्रमोट रीजनल इक्वालिटी। क्लियर? चलो आगे बढ़ो। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आए थे। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है? ऐसी इंडस्ट्रीज जो बहुत कम कैपिटल यूज करती है। Small scale industries are those industries in which the investment in plant and machinery is limited. At the time of independence, the investment limit was 5 lakhs और आज के दिन में current investment limit is 1 crore। यानी small scale industry उस टाइम पे हम किसको बोलते थे? जिसका investment was less than 5 lakh rupees। आज हम small scale industry किसको बोलते हैं? जिसका investment is less than 1 crore। कार्वे कमेटी को अपॉइंट किया गया था 1955 में। अब इनका काम क्या था? इनको अपॉइंट किया गया था टू स्टडी द प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। देखो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? पैसा नहीं है तो ये कैपिटल इंटेंसिव नहीं होगी, ये होगी लेबर इंटेंसिव। आपको याद होगा चैप्टर के शुरू में हमने पढ़ा हाउ टू प्रोड्यूस, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। इनके पास में पैसे तो है नहीं तो कैपिटल इंटेंसिव ये हो नहीं सकते, मशीनें खरीद नहीं सकते, तो ये काम किससे कराएंगे? लेबर से काम कराएंगे तो क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना उस टाइम पे बहुत जरूरी था और उनकी प्रॉब्लम को समझने के लिए कार्वे कमिटी को अपॉइंट किया गया था इन द ईयर 1955। द कमिटी रिकमेंडेड दैट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज शुड बी प्रमोटेड इंस्टेड ऑफ लार्ज इंडस्ट्रीज बिकॉज। क्यों स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जरूरी है? ये आप ऐसा भी बोल सकते हो, द इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। क्यों जरूरी है? इंडिया हैड अबंडेंट लेबर, हमारे पास में बहुत सारा लेबर था और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होता है वो लेबर अपॉइंट करता है। सेकेंड पॉइंट, इंडिया हैड स्केर्स कैपिटल, हमारे पास में पैसों की, टेक्नोलॉजी की कमी थी।
तो प्रोडक्शन ग्रोथ कैसे होगा? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जब लोगों से काम कराएगी तो ग्रोथ होगा। क्लियर? अब गवर्नमेंट ने क्या सपोर्ट दिया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को? दो सपोर्ट दिए थे। सबसे पहले रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट कर दिया, यानी गवर्नमेंट ने बोला कि कुछ प्रोडक्ट्स अब एक्सक्लूसिवली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही बनाएगी, लार्ज इंडस्ट्रीज ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकती। इसके साथ साथ में गवर्नमेंट ने दिए वेरियस कंसेशंस, इसका मतलब है सब्सिडीज, फाइनेंशियल हेल्प, ठीक है, ये सब चीजें गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को दिए। अब इसके कारण क्या हुआ? बहुत सारे लोगों ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ओपन करी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, उनकी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुई। आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट टॉपिक पे हम लोग आ रहे हैं चैप्टर के, दैट इज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। इसको नाम दिया गया था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बोला, जब भी हम बोलेंगे फॉरेन ट्रेड हमारे दिमाग में दो वर्ड आएंगे, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट। हम बन गए थे इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल यानी कि प्राइमरी प्रोडक्ट्स। इन 1950 इंडियाज पोर्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड वाज 1.78 ऑफ द टोटल वर्ल्ड ट्रेड। पूरे दुनिया का लेस देन 2% था हमारा कंट्रीब्यूशन। In the first 7 plans, trade was categorized by what is commonly called as inward looking trade strategy. गवर्नमेंट ने फॉरेन ट्रेड में एक पॉलिसी अप्लाई करी जिसका नाम था इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। इनवर्ड मतलब अंदर, लुकिंग मतलब ढूंढो, क्या ढूंढना है अंदर? ऐसी इंडस्ट्रीज जो कंट्री के अंदर ही गुड्स को प्रोड्यूस करे ताकि हमें बाहर से गुड्स नहीं मंगाने पड़े। अब जब हम बाहर से गुड्स को मंगाते हैं उसको हम बोलते हैं इंपोर्ट, और उन गुड्स को हम कर रहे थे सब्स्टिट्यूट, इसीलिए इस स्ट्रैटेजी का दूसरा नाम था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? देखो, दिस पॉलिसी एम्ड एट रिप्लेसिंग और सब्स्टिट्यूटिंग द इंपोर्ट विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन। आगे, the basic aim of the policy was to protect the domestic industries from foreign competition। देखो, हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज थी वो अभी भी इतनी डेवलप नहीं थी कि वो फॉरेन इंडस्ट्रीज के साथ में कंपीट करे। तो अगर हम बाहर से गुड्स मंगाना ही बंद कर देंगे तो ये इंडस्ट्री ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट हो गई। द पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कैन सर्व टू डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट, सेविंग प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। देखो, अगर हम बाहर से गुड्स मंगाएंगे तो मैंने आपको पहले भी बताया हमें फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना पड़ेगा, तो कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म होता जाएगा। दूसरा, टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, जो मैंने अभी अभी आपको बताया। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के दो गोल थे, टू प्रोटेक्ट द फॉरेन एक्सचेंज एंड टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। क्लियर? प्रोटेक्शन फ्रॉम इंपोर्ट कैसे किया? हम लोगों को बोल देंगे इंपोर्ट मत करो और वो मान जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। तो गवर्नमेंट ने दो चीजें यहां पे अप्लाई करी। कितने स्मार्ट गवर्नमेंट! हम गवर्नमेंट को पता है हमने बोला इंपोर्ट मत करो तो हम नहीं मानेंगे, तो गवर्नमेंट लेके आई टैरिफ और कोटा। टैरिफ का मतलब होता है इंपोर्ट ड्यूटी। गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। अब जब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई और हम गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो गुड्स हमें एक्सपेंसिव मिलेंगे, तो क्या होगा? हम खरीदेंगे नहीं। फिर भी कुछ लोग जो बहुत रिच क्लास लोग थे उन्होंने बोला हमें टैक्स से फर्क नहीं पड़ता है, हम स्मगल कर लेंगे। उनके लिए गवर्नमेंट लेके आई कोटा। कोटा का मतलब होता है क्वांटिटी। गवर्नमेंट ने हर चीज की क्वांटिटी फिक्स कर दी। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। आपने स्कैम 1992 देखी होगी, हर्षद मेहता वाली। उसमें वो एक सीन फेमस हुआ था लेक्सस वाला, कि लेक्सस सीधा मेरे घर आएगी। अगर आपने वो सीन देखा है तो उसमें जो कार डीलर था वो बोलता है कि हर्षद भाई आपको तो पता है महीने 2 महीने में एक गाड़ी आती है। एक ही गाड़ी क्यों आती थी? क्योंकि गवर्नमेंट ने परमिशन ही नहीं दे रखी थी। गवर्नमेंट ने क्वांटिटी फिक्स कर रखी थी कि कितनी गाड़ियां आ सकती, कितने गुड्स आ सकते हैं। तो जब गुड्स आएंगे ही नहीं तो बिकेंगे कैसे? ऑटोमेटिकली इंपोर्टेड गुड्स का मार्केट खत्म। क्लियर? चलो चैप्टर को खत्म करते हैं। लास्ट में अब क्रिटिकल अप्रेजल के साथ में वापस अचीवमेंट्स और बाद में लिमिटेशन। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के क्या अचीवमेंट्स थे और क्या लिमिटेशन से खत्म करते हैं। अचीवमेंट, इंक्रीज इन द इंडस्ट्रियल शेयर ऑफ जीडीपी। हमने पढ़ा एग्रीकल्चर का शेयर इन जीडीपी कम हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर का शेयर इन जीडीपी बढ़ गया। कितने से? पहले था 11.8, अब हो गया 24.6। फिर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। हमने चैप्टर के शुरू में पढ़ा कि इंडिया में इंडस्ट्रीज वर ओनली कॉटन, जूट एंड एक दो आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री, लेकिन अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ गई थी, कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज एटसेट्रा, क्योंकि इंडस्ट्रियलिज्म जो हमने पॉलिसी लेके आए थे वो सक्सेसफुल रहा। ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया तो उसके कारण बहुत सारे लोगों ने इंडस्ट्रीज ओपन करी।
strong industrial base by the public sector develop the infrastructure and the basic industries. गवर्नमेंट ने बेसिक इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया, जिसके कारण इंडस्ट्रियलिज्म फर्दर बहुत ज्यादा हुआ. फटाफट लास्ट टॉपिक, दैट इज लिमिटेशंस. क्या लिमिटेशंस थे वो पढ़ लेते हैं. लिमिटेशंस या फेलियर्स. इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी. हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन किया, लेकिन उसकी जगह पे हमको करना चाहिए था एक्सपोर्ट प्रमोशन. आज अगर हम एक्सपोर्ट करते तो हमारी इकोनॉमी भी चाइना के जितनी स्ट्रांग होती. हमें करना चाहिए था एक्सपोर्ट प्रमोशन, हमने किया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. हमने दूसरों को रोकने की कोशिश करी, हमने खुद को डेवलप करने की कोशिश नहीं करी. सेकेंड पॉइंट, लैक ऑफ कंपटीशन. पब्लिक सेक्टर को इतना ज्यादा रोल दे दिया था कि उसको कंपटीशन फेस ही नहीं हो रहा था प्राइवेट सेक्टर के साथ में. और आपको पता है जब आपके पास में कंपटीशन नहीं है तो आप आराम से काम करोगे. ठीक है. प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. लाइसेंस मिलता नहीं था, बहुत टाइम लगता था. और दूसरा, मिसयूज करते थे. जो हमारे लार्ज इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे वो मिसयूज करते थे कंपटीशन का. जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका लाइसेंस आने ही नहीं देते थे, और जो लाइसेंस आता था वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करता था. फिर इनएफिशिएंसी ऑफ द पब्लिक सेक्टर. मेन रोल पब्लिक सेक्टर को तो दे दिया, लेकिन पब्लिक सेक्टर ने हमारे रिसोर्सेज, हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट किया. कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसा बोलते हैं कि अगर यही टाइम हम प्राइवेट सेक्टर को देते तो आज इंडिया कोई और लेवल पे होती. ये हमारा चैप्टर नंबर 2 खत्म. अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे विद आईडी चैप्टर नंबर 3. टिल देन, बाय बाय.